प्रयागराज, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह प्रयागराज जिले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थस्थल है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबूनगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बसाहट बसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रधान एजी ऑफिस, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग PSC, राज्य पुलिस मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के लिए मिशन शहर के रूप में चुना गया है। जवाहरलाल शहरी नवीकरण मिशन पर मिशन शहरों की सूची व ब्यौरे और यहाँ पर उपस्थित आनंद भवन एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। नामकरण। शहर का प्राचीन नाम प्रयाग या प्रयागराज है। हिंदू मान्यता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे प्रथम यज्ञ यहाँ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में किया गया है। हिंदी भाषा में प्रयाग का शाब्दिक अर्थ नदियों का संगम भी है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। अक्सर 5 प्रयागों का राजा कहलाने के कारण इस नगर को प्रयागराज भी कहा जाता रहा है। मुगल काल में यह कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर जब 1575 में इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, तो इस स्थल की सामरिक स्थिति से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण करने का आदेश दे दिया और 1584 के बाद से इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या ईश्वर का निवास कर दिया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद हो गया। इस नाम के बारे में हालांकि कई अन्य विचार भी मौजूद हैं। आसपास के लोगों द्वारा इसे इलाहाबाद कहने के कारण कुछ लोगों ने इस विचार पर जोर दिया है कि इसका नाम आल्हाखंड की कहानी के नायक आल्हा के नाम पर पड़ा था। 1800 के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश कलाकार तथा लेखक जेम्स फोर्ब्स ने दावा किया था कि अक्षय वट के पेड़ को नष्ट करने में विफल रहने के बाद जहांगीर द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या भगवान का निवास कर दिया गया था। हालांकि यह नाम उससे पहले का है, क्योंकि इलाहाबाद और इलाहाबाद दोनों ही नामों का उल्लेख अकबर के शासनकाल से ही शहर में अंकित सिक्कों पर होता रहा है, जिनमें से बाद वाला नाम सम्राट की मृत्यु के बाद प्रमुख हो गया।
यह भी माना जाता है कि इलाहाबाद नाम अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि इल्हा देवताओं के नाम पर रखा गया है। शालिग्राम श्रीवास्तव ने प्रयाग प्रदीप में दावा किया कि नाम अकबर द्वारा जानबूझकर हिंदू इलाहा और मुस्लिम अल्लाह शब्दों के एक समान होने के कारण दिया गया था। 8 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई बार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकारों द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रयास किए गए। 1992 में इसका नाम बदलने की योजना तब विफल हो गई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की सरकार के नेतृत्व में एक और बार नाम बदलने का प्रयास हुआ, जो अधूरा रह गया। 2018 में नगर का नाम बदलने का प्रयास आखिरकार सफल हो गया, जब 16 अक्टूबर 2018 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इतिहास। प्राचीन काल में शहर को प्रयाग बहुयज्ञ स्थल के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सृष्टि कार्य पूर्ण होने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ यहीं किया था। वह उसके बाद यहाँ अनगिनत यज्ञ हुए। भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले के कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। यह क्षेत्र पूर्व से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम से कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में ये कन्नौज साम्राज्य में आया। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनराक्रमण के बाद से प्रयागराज मुगलों के अधीन आया। अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक वृहत दुर्ग निर्माण करवाया था। शहर में मराठों के आक्रमण भी होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1775 में दुर्ग में थलसेना के गैरीसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद प्रयागराज संयुक्त प्रांतों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यहाँ दरभंगा किले के विशाल मैदान में 1888 एवं पुनः 1892 में हुआ था। 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को गोली मारकर अपनी न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को सत्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरू परिवार के पारिवारिक आवास आनंद भवन एवं स्वराज भवन यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे। यहाँ से हजारों सत्याग्रहियों को जेल भेजा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज के ही निवासी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रयागराज की एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय प्रयागराज की भूमि पर हुआ तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन और उन्नयन में भी इस नगर का योगदान रहा है। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर लियाकत अली खां ने किया था। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहाँ पर 1888, 1892 और 1910 में क्रमशः जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं अवस्थित मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड केनिंग द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन यहीं पर है। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण प्रयागराज ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री भी दिया।
क्रांतिकारियों की शरणस्थली उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ साथ प्रयागराज क्रांतिकारियों की भी शरणस्थली रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नॉट बाबर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिसजनों को मार गिराया और अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी की। 1919 के रॉलेट एक्ट को सरकार द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में प्रयागराज में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम की घोषणा हुई। इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव भी प्रयागराज में ही रखी गई थी। भूगोल। प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति 25 डिग्री 27 डिग्री 85/25.45 डिग्री 81.84 डिग्री उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में 98 मीटर 322 फीट पर गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन वत्स देश कहलाता था। इसके दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में अवध क्षेत्र एवं इसके पश्चिम में निचला दोआब क्षेत्र। प्रयागराज भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि दोनों से ही महत्वपूर्ण रहा है। गंगाजमुनी दोआब क्षेत्र के खास भाग में स्थित ये यमुना नदी का अंतिम पड़ाव है। दोनों नदियों के बीच की दोआब भूमि शेष दोआब क्षेत्र की भांति ही उपजाऊ किंतु कम नमी वाली है, जो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जिले के गैर दोआबी क्षेत्र, जो दक्षिणी एवं पूर्वी ओर स्थित हैं, निकटवर्ती बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के समान शुष्क एवं पथरीले हैं। भारत की नाभि जबलपुर से निकलने वाली भारतीय अक्षांश रेखा जबलपुर से 343 किमी 125,000 फीट उत्तर में प्रयागराज से निकलती है। इलाहाबाद मंडल का पुनर्गठन। इलाहाबाद मंडल एवं जिले में वर्ष 2000 में बड़े बदलाव हुए। इलाहाबाद मंडल के इटावा एवं फर्रुखाबाद जिले आगरा मंडल के अधीन कर दिए गए, जबकि कानपुर देहात को कानपुर जिले में से काटकर एक नया कानपुर मंडल सृजित कर दिया गया। पश्चिमी इलाहाबाद के भागों को काटकर नया कौशाम्बी जिला बनाया गया। वर्तमान में इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर जिले आते हैं। नवंबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल करवा दिया। आनंद भवन, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू ने इसकी नींव 1926 रखी। वास्तुकला की दृष्टि से यह भवन अपने आप में अनोखा है। यह 2 मंजिली इमारत है। आनंद भवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक ऐतिहासिक यादगार है और ब्रिटिश शासन के विरोध में किए गए अनेक विरोधों, कांग्रेस के अधिवेशनों एवं राष्ट्रीय नेताओं के अनेक सम्मेलनों से इसका संबंध रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज। यह मूल रूप से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के सदर दीवानी अदालत जगह से आगरा में 17 मार्च 1866 को उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर पर कानून उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। स्थान 1869 में प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया और नाम तदनुसार 11 से मार्च 1919 महकमा के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बदल गया था। 2 नवंबर 1925 को अवध न्यायिक आयुक्त के न्यायालय लखनऊ में अवध चीफ कोर्ट ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल की मंजूरी के साथ संयुक्त प्रांत विधान मंडल द्वारा अधिनियमित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 25 फरवरी 1948 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में राज्यपाल का अनुरोध गवर्नर जनरल के लिए विधानसभा के प्रभाव है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में महकमा और अवध भुज मुख्य न्यायालय के समामिलित हो अनुरोध सबमिट संकल्प पारित कर दिया।
नतीजतन अवध के मुख्य न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ समामेलित किया गया था। जब उत्तरांचल के राज्य उत्तर प्रदेश के बाहर 2000 में बना था, इस उच्च न्यायालय उत्तरांचल में पड़ने वाले जिलों पर अधिकार क्षेत्र रह गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लोहा मुंडी, आगरा, भारत के खान साहब निजामुद्दीन द्वारा बनाया गया था। उन्होंने यह भी उच्च न्यायालय के लिए पानी के फव्वारे का दान दिया। पातालपुरी मंदिर किले के अंदर यह मंदिर भूगर्भ में स्थित है और अक्षवट इस मंदिर के अंदर ही है। यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर की यात्रा की थी। रानी महल, अकबर की राजपूत पत्नी जोधाबाई का महल जो रानी महल के नाम से जाना जाता है। यह महल किले में स्थित है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल शहर के सिविल लाइन में स्थित यह चर्च पत्थर गिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। इस चर्च को देखने से प्रतीत होता है कि मानो हम किसी रोमन साम्राज्य का राजगृह देख रहे हैं। 1879 में बनकर तैयार हुए इस चर्च का नक्शा सुप्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनवाया था। यह चर्च चौराहे के बीचों बीच स्थित है। हम लोग यहाँ घूम भी सकते हैं। दर्शनीय धार्मिक स्थल संगम प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित हैं। चूंकि यहाँ 3 नदियां आकर मिलती हैं, अतः इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोरम है। श्वेत गंगा और हरित यमुना अपने मिलने के स्थान पर स्पष्ट भेद बनाए रखती हैं, अर्थात मात्र दृष्टिपात करने से ही यह बताया जा सकता है कि यह गंगा नदी है और यह यमुना। हिमालय की गोद से निकलकर प्रयाग तक आते आते गंगा गुम्फित नदी में बदल जाती है, परंतु यमुना के मिलने के उपरांत इनमें पुनः अथाह जल हो जाता है। हनुमान मंदिर संगम के निकट स्थित यह एक अद्भुत एवं अपने प्रकार का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है और उनके दर्शनार्थ लोगों को सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। यह प्रतिमा अत्यंत विशाल एवं भव्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अंग्रेजी शासन ने इस मंदिर को यहाँ से हटवाने के आदेश दिए, किंतु जैसे जैसे मूर्ति को हटाने के लिए खुदाई की जाने लगी, वैसे वैसे मूर्ति बाहर आने के बजाय अंदर धंसती गई। यही कारण है कि यह मंदिर गड्ढे में है। शंकर विमान मंडपम गंगा के तट पर स्थित यह एक आधुनिक मंदिर है। यह मंदिर 4 मंजिलों का है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 40 मीटर अर्थात 130 फुट है। इसकी प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग देवताओं का वास स्थान है। हनुमत निकेतन यह मंदिर सिविल लाइन में स्थित है। यह एक आधुनिक मंदिर है जो मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। सरस्वती कूप किले के भीतर स्थित इस पवित्र कूप के विषय में विश्वास किया जाता है कि यही अदृश्य सरस्वती नदी का स्रोत है। समुद्र कूप गंगा पार स्थित झूसी में समुद्र कूप स्थित है। यह कूप उल्टा किला के अंदर स्थित है। यह बहुत ऊंचे टीले पर है। माना जाता है कि इस कूप में समुद्र का स्रोत है। इस कूप का पानी खारा है। मनकामेश्वर मंदिर यमुना के तट पर स्थित इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस मंदिर से चबूतरे से यमुना का नजारा अत्यंत ही मनोहर है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ प्रतिदिन लोने वाला श्रृंगार एवं भगवान शिव की दिव्य आरती है। शिवकुटी
गंगा नदी के किनार स्थित शिवकुटी भगवान शिव को समर्पित है। भारद्वाज आश्रम, प्रयागराज। आनंद भवन के सामने स्थित एक मंदिर है। यही भगवान राम के वन गमन काल में महर्षि भारद्वाज का आश्रम हुआ करता था। यह आश्रम संत भारद्वाज से संबंधित है। और जब इसी संगम से आगे बढ़कर गंगा शिवजी की नगरी काशी में पहुंचती हैं, तो यह जल से लबालब भरी रहती हैं। यमुना यमुनोत्री की निर्मल धारा लेकर, मथुरा में कृष्ण की लीलाओं को रूप देकर और आगरे में ताजमहल को नहलाकर प्रयाग में गंगा में विलीन हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष के जनवरी फरवरी में इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस मेले में करोड़ों लोग संगम के पावन जल में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। कल्पवासी संगम के तट पर टेंट के बने घरों में निवास करते हैं। भारद्वाज आश्रम कर्नलगंज इलाके में स्थित है। यहाँ ऋषि भारद्वाज ने भारद्वाजेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया था और इसके अलावा यहाँ सैकड़ों मूर्तियां हैं। उनमें से महत्वपूर्ण हैं राम लक्ष्मण, महिषासुर मर्दिनी, सूर्य, शेषनाग, नरवरा। महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद के पहले संरक्षक थे। भगवान राम ऋषि भारद्वाज के आश्रम में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे। आश्रम कहा था यह अनुसंधान का एक मामला है, लेकिन वर्तमान में यह आनंद भवन के पास है। यहाँ भी भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और अन्य संतों, देवी देवताओं की प्रतिमा और शिव मंदिर है। भारद्वाज वाल्मीकि के एक शिष्य थे। यहाँ पहले एक विशाल मंदिर भी था और पहाड़ के ऊपर एक भरतकुंड था। नाग वासुकी मंदिर, यह मंदिर संगम के उत्तर में गंगा तट पर दारागंज के उत्तरी कोने में स्थित है। यहाँ नागराज, गणेश, पार्वती और भीष्म पितामह की एक मूर्ति है। परिसर में एक शिव मंदिर है। नाग पंचमी के दिन एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। मनकामेश्वर मंदिर, यह मिंटो पार्क के पास यमुना नदी के किनारे किले के पश्चिम में स्थित है। यहाँ एक काले पत्थर की शिवलिंग और गणेश और नंदी की प्रतिमाएं हैं। हनुमान की भव्य प्रतिमा और मंदिर के पास एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। यह प्राचीन शिव मंदिर प्रयागराज के बर्रा तहसील से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शिवलिंग सुरमय वातावरण के बीच एक 80 फुट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है कि शिवलिंग 3.5 फुट भूमिगत है और यह भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ कई विशाल बरगद के पेड़ और मूर्तियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा का आरंभ त्रिवेणी संगम के समीप स्थित प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर परम विवेकी मुनि याज्ञवल्क्य के पावन संवाद से करते हैं। यहाँ राम पद, माधव पद जलजाता का उल्लेख 2 चौपाइयों में हुआ है, जो इस भाष्य से संबद्ध है। 1 भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिन्हहि राम पद अति अनुराग। 2 पूजी माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटु हर्षहिंगाता। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। तीर्थराज प्रयाग में आने वाले श्री वेणीमाधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल: जवाहर प्लेनेटेरियम। आनंद भवन के बगल में स्थित जवाहर प्लेनेटेरियम में खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए जाया जा सकता है, और यह प्लेनेटेरियम 3D है। प्रयागराज संग्रहालय। कंपनी बाग के अंदर सन 1931 में प्रयागराज संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। इस संग्रहालय में भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक वस्तुएं रखी हुई हैं। इन वस्तुओं में कौशाम्बी के अनेक अवशेष संग्रहित है।
कौशाम्बी में प्राप्त बुद्ध की मूर्तियां भी इसमें संरक्षित हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्के का एक अनमोल खजाना है। पंचमार्क सिक्के, तांबे के सिक्के, कुषाणों तथा गुप्त शासकों द्वारा प्राप्त सिक्कों के अतिरिक्त यहाँ कुछ मुगलकालीन सिक्के भी हैं। यहाँ मुगल काल अनेक पेंटिंग देखने को हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक रूसी चित्रकार द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर पेंटिंग भी रखी हुई है। प्रयागराज से संबंधित कुछ लेखकों यथा महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा आदि के कुछ हस्तलिखित अभिलेख भी इस संग्रहालय में हैं। इस सबसे बढ़कर यहाँ पर महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्तौल भी रखी है, जिससे उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया था। पब्लिक लाइब्रेरी। कंपनी बाग के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। इसकी इमारत अंग्रेजी शासन के समय की है एवं बड़ी शानदार है। यह लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है। इसकी इमारत बड़ी शानदार है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने के कॉरिडोरा में बड़े खंभों पर बहुत ही सुंदर रोमन नक्काशी है। चौक घंटाघर। चौक घंटाघर उत्तर प्रदेश में स्थित एक घड़ी का टावर है। यह चौक भारत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और मुगलों की कलात्मक और संरचनात्मक कौशल का एक उदाहरण है। यह 1913 में बनाया गया था और लखनऊ के घंटाघर बाद यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना घड़ी का टावर है। इसके खंभों पर बहुत ही सुंदर रोमन नक्काशी है। त्रिवेणी पुष्प। अरैल यमुना के तट स्थित यह एक भव्य स्थल है। यह सबसे सुंदर स्थान है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसे राम जन्मभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौतम बुद्ध, बहुत सी मंदिर हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुंबज मीनार देखने को मिलेगा। अरैल 10 किलोमीटर यमुना पार अरैल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जिसका प्राचीन नाम अलकापुरी घाट। प्रयागराज में पक्के घाट हैं, जो क्रमश हैं सरस्वती घाट। यमुना के तट स्थित यह एक नवनिर्मित रमणीय स्थल है। 3 ओर से सीढ़ियां यमुना के हरे जल तक उतर कर जाती हैं और ऊपर एक पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ से नाव द्वारा संगम पहुंचने का भी मार्ग है। अरैल घाट। अरैल यमुना घाट। यह प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट है और यह सबसे आधुनिक घाट है। यह एक भव्य स्थान है और टहलने का सबसे अच्छा स्थान है। यह एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ पर स्नानार्थियों के लिए सिटिंग प्लाजा भी हैं। संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट, बोट क्लब घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट, शंकर घाट, दशाश्वमेध घाट, गौ घाट, किला घाट, नेहरू घाट, चंद्रशेखर आजाद घाट फाफामऊ, कुरेशर घाट, श्रृंगवेरपुर घाट। इनके अतिरिक्त 100 से अधिक कच्चे घाट हैं। प्रयागराज कुंभ मेला। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अनगिनत श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। यह मेला 1 वर्ष माघ मेला, 3 वर्ष, 6 वर्ष अर्धकुंभ और 12 वर्ष महाकुंभ लगता है। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। यह जगह नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार में है।
प्रयागराज में लगने वाला कुंभ का मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस मेले में हर बार विशाल संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी में विश्व का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या करीब 10 करोड़ में होती है। इस मेले में आए लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती नदी हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष आने वाले शिवरात्रि के त्योहार को भी यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में आए तीर्थयात्री इस पर्व को भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार कुछ विशेष प्रकार का प्रबंध करती है। यहाँ दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों के रहने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ स्थित घाट बहुत ही साफ और सुंदर है। त्योहारों के समय यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। पार्क कंपनी बाग अंग्रेजों द्वारा शहर के बीचों बीच बसाया गया यह एक अनोखा बाग है। शायद किसी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क मिले। इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बाग के अंदर एक स्टेडियम, एक म्यूजियम, एक पुस्तकालय, 3 नर्सरियां, एक विश्वविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति भी स्थित हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कंपनी बाग के बीचों बीच सफेद संगमरमर का बना एक स्मारक है। इस मेमोरियल के आसपास के नितांत सुंदर पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। मिंटो पार्क इलाहाबाद सफेद पत्थर के इस मेमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर 4 सिंहों के निशान हैं। नेहरू पार्क यह एक आधुनिक पार्क है। यह पार्क मैकफरसन झील के आसपास के स्थान का सौंदर्यीकरण करके बनाया गया है। यहाँ पर बोटिंग करने की सुविधा है। भारद्वाज पार्क यह पार्क भी एक भ्रमण करने योग्य स्थान है। इसे बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। हाथी पार्क चंद्रशेखर पार्क के पास स्थित है। इसमें पत्थर का एक बड़ा हाथी बच्चों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान बच्चों के घूमने के लिए है। पीडी टंडन पार्क सिविल लाइंस इलाके में एक तिकोने आकार का पार्क। इसके एक कोने पर हनुमान मंदिर चौक है। खुसरो बाग प्रयागराज शहर के पश्चिम छोर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। यह 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चारों मोटे मोटे दीवारों से घिरा है। इसके चारों ओर एक एक दरवाजे हैं। जहांगीर ने इसे अपना आरामगाह बनाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। इस बाग में 3 मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। इसका मकबरा खुसरो की राजपूत मां शाह बेगम के लिए बनाया गया था। खुसरो बाग के अंदर जाने का मुख्य द्वार अति विशाल है। इसमें अनेकों घोड़ों की नाली लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि अपने मालिक की और अपने मालिक की जान बचाई थी, तभी से लोग बाग के अंदर बने मकबरे में मन्नत मानते हैं और कार्य के पूरा होने पर इसी दरवाजे में घोड़े के नाल लगवा देते हैं। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है। साथ ही वर्तमान में यहाँ पौधशाला है जिससे हजारों पौधों की बिक्री की जाती है। शिक्षा प्रयागराज प्राचीन काल से ही शैक्षणिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है।
प्रयागराज केवल गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियों का ही संगम नहीं, अपितु आध्यात्म के साथ शिक्षा का भी संगम है, जहां भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां से अनेकानेक विद्वान ने शिक्षा ग्रहण कर देश व समाज के अनेक भागों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। प्रयागराज में कई विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषद, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज तथा मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। प्रयागराज में स्थापित विश्वविद्यालय के नाम निम्नलिखित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान मानित विश्वविद्यालय आयदू, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय जमुनीपुर कोटवा, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय सिविल लाइंस प्रयागराज, यूइन क्रिश्चियन कॉलेज। प्रयागराज में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम निम्नलिखित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज उमननाइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद एटा, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान हरि, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बितमेसरा विस्तार पटल। उद्योग, प्रयागराज में शीशा और तार कारखाने काफी हैं। यहाँ के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं नैनी और फूलपुर, जहाँ कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की इकाइयां, कार्यालय और निर्माणियां स्थापित हैं। इनमें अरेवा T&D इंडिया बहुराष्ट्रीय अरेवा समूह का एक प्रभाग भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स यानी BPCL, जिसे जल्दी ही मिनीरत्न घोषित किया जाने वाला है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI, रिलायंस इंडस्ट्रीज इलाहाबाद निर्माण प्रखंड, हिंदुस्तान केबल्स, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स TSL, भारत यंत्र निगम की एक गौण इकाई, शीशा कारखाना इत्यादि। बैद्यनाथ की नैनी में एक निर्माणी स्थापित है, जिनमें कई कुटीर उद्योग जैसे रसायन, पॉलिएस्टर, ऊनी वस्त्र, नल, पाइप्स, टॉर्च, कागज, घी, माचिस, साबुन, चीनी, साइकिल एवं परफ्यूम आदि निर्माण होते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफको फूलपुर क्षेत्र में स्थापित है। यहाँ इफको की 2 इकाइयां हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा नैफ्था आधारित खाद्य निर्माण परिसर स्थापित है। प्रयागराज में पोल्ट्री और कांच उद्योग भी बढ़ता हुआ है। राहत इंडस्ट्रीज का नूरानी तेल काफी अच्छा और पुराना दर्द निवारक तेल है, जिसकी निर्माणी नैनी में स्थापित है। 3 विद्युत परियोजनाएं मेजा, बारा और करछना तहसीलों में जेपी समूह एवं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा तैयार की जा रही हैं।